अगर आपने पहले कभी इनको देखा ही नहीं है, कभी किया ही नहीं है, आप डायरेक्टली एग्जाम में कर लेंगे तो ऐसा नहीं है। अगर आपका सीसैट पेपर ही नहीं चेक होगा तो जीएस पेपर 1 तो आपका चेक ही नहीं होगा। एप्टीट्यूड के सेक्शन को इंक्रीज किया जा रहा है तो यू कैन नॉट इग्नोर एप्टीट्यूड सेक्शन। यूपीएससी जितने क्वालिफाइंग क्वेश्चन होते हैं वो उतने जरूर डालता है पेपर में, जो बहुत ईजी है, आप बस उनको सर्च नहीं कर पाते। आपको कितने क्वेश्चन करने चाहिए टू क्वालिफाई दिस पेपर, अप्रोच क्या रहनी चाहिए अगर आप 2 आवर्स के पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स सीसैट पैटर्न इज कंटिन्यूसली चेंजिंग और हम सभी देख सकते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका बहुत अच्छा, दे आर स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स इन GS1 पेपर 1 बट दे आर लैकिंग इन GS2 पेपर मीन सीसैट पेपर। आप उनके मार्क्स देखेंगे तो वो 20-30 मार्क्स मोर देन क्वालिफाइंग मार्क्स दे आर स्कोरिंग इन पेपर 1 एंड सीसैट में उनके मार्क्स देखेंगे तो 65.87, 64.32 जस्ट बाउंड्री पर, बट दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई सीसैट पेपर। सो अब अगर उनका बहुत अच्छा मेंस प्रिपेयर होता है एंड बहुत अच्छी उन्होंने मेंस की प्रैक्टिस करी हुई होती है, बट वो एक साइड हो जाती है क्योंकि अब वो मेंस के लिए एलिजिबल ही नहीं होते हैं। सो यहाँ पर मुझे एक लाइन कहनी है कि रीबर्थ सिर्फ मदर का नहीं, एस्पिरेंट का भी होता है। जब PDF में नाम सर्च करो मिले ना तो उससे भी ज़्यादा दर्द होता है। सो आई प्रतिभा झिंगन, सीसैट फैकल्टी, आई विल हेल्प यू टू स्ट्रेटेजाइज योर सीसैट पेपर 2। सो स्टार्ट करते हैं। जब हमारा 2011 में सीसैट इंट्रोड्यूस हुआ एंड 2011 to 15 ये क्वालिफाइंग इन नेचर नहीं था, तो 2015 ऑनवर्ड से क्वालिफाइंग हुआ। सो 15 ऑनवर्ड से क्वालिफाइंग हुआ तो आप देखेंगे कि GS1 जो है उसका कंटिन्यूसली जो क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो जो हमारा जो कट ऑफ है GS1 का वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता गया। 107 देन 116 हुआ एक बार केवल 2016 में एंड उसके बाद आप देखेंगे कंटिन्यूसली डिक्रीज हुआ। मीन्स अभी 2 दिन पहले ही हमारा 2023 का कट ऑफ आया है। सो फॉर जनरल कैटेगरी इट इज़ 75 पॉइंट समथिंग। सो ये सिर्फ GS की वजह से नहीं है कि पेपर बहुत डिफिकल्ट हुआ है तो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर रहे, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ सीसैट, क्योंकि सीसैट का जो स्टैंडर्ड है वो कंटिन्यूसली हाई होता जा रहा है। इसकी वजह से अगर आपका सीसैट पेपर ही नहीं चेक होगा तो GS पेपर 1 तो आपका चेक ही नहीं होगा और आप मेंस के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। सो अब पहले हम समझेंगे सीसैट पेपर कितने सेक्शन में डिवाइड है और क्यों ये डिफिकल्ट हो रहा है, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, कौन सा सेक्शन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमें किन क्वेश्चंस को छोड़ना चाहिए, किन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए एंड जब हम 2 आवर्स का सीसैट पेपर करते हैं तो हमें किस तरह से अपना टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए और कौन से सेक्शन को पहले करना चाहिए एंड कितने क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना चाहिए और कौन से क्वेश्चंस को हमें छोड़ना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा सीसैट एज वी नो कि हमारा ये क्वालिफाइंग इन नेचर है एंड 2.5 मार्क का एक क्वेश्चन होता है एंड देयर आर द टोटल 80 क्वेश्चंस, राइट। सो 80 क्वेश्चंस में आपको ये 1/3 हमारा नेगेटिव मार्किंग होता है। आपको 27 क्वेश्चन एक्यूरेट सही करने चाहिए टू क्वालिफाई दिस पेपर। सो होता क्या मीन 33% मार्क्स आपको लाने चाहिए सीसैट के पेपर में। तो अभी क्या हुआ है, सीसैट हमारा पेपर एज वी नो 3 सेक्शन में डिवाइड है। 1 इज एप्टीट्यूड, सेकेंड इज रीजनिंग एंड थर्ड 1 इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑलमोस्ट इक्वल है, लाइक 26 to 27 क्वेश्चन एवरी टाइम कमिंग। सो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, इसके लिए अच्छे से आप प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन जो रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड पार्ट है उसमें इक्वल डिवीजन नहीं है। कभी कभी आप जब लास्ट 4 ईयर से देखेंगे 2020 से 23 तक, सो आप क्या देखेंगे कि एप्टीट्यूड सेक्शन इंक्रीज हुआ है, रीजनिंग डिक्रीज हुआ है और RC सेम है। सो इसके लिए आप किस तरह से अप्रोच करें। सो आप जब ये देखेंगे एप्टीट्यूड में सपोज क्वेश्चन इक्वली आना चाहिए, एप्टीट्यूड का भी 25 क्वेश्चन एंड रीजनिंग का भी 25 क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर लास्ट ईयर 38 क्वेश्चंस डायरेक्टली केम फ्रॉम एप्टीट्यूड, मैथ्स पार्ट मीन्स जनरल मेंटल एबिलिटी पार्ट से आए हैं। सो 38 क्वेश्चंस में भी 22 से 24 क्वेश्चंस आर डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम ओनली 3 टॉपिक, number system, permutation, combination and probability. So these 3 topics are really very important to qualify this CSAT paper. So यही एक ऐसे 3 टॉपिक है जहाँ से केवल 22 to 24 क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड जस्ट मल्टीप्लाई बाई 2.5, सो नियरली 55-60 मार्क्स. So these topics are playing really very huge role in making a CSAT paper difficult. अब बहुत सारे बच्चे IITian हैं, बहुत सारे बच्चे अच्छे रेपुटेटेड इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट है, स्टिल दे आर फेसिंग डिफिकल्टी टू क्वालिफाई दिस पेपर, क्योंकि वो भी PNC मीन्स परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते.
आपका जब हम इसकी बात करेंगे तो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है दैट इज़ डन। आपको कुछ कुछ पार्ट्स पे ध्यान देना है, जैसे कि लॉजिकल रैशनल इन्फ्रेंस क्या होता है, एग्जम्पशंस क्या होते हैं, एंड आपको आर्टिकल्स पढ़ते हैं जो आप आई थिंक यूपीएससी एस्पिरेंट सभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू, तो वहाँ से आप अच्छे से रीडिंग करते हैं, तो आपकी एक कहीं ना कहीं प्रैक्टिस हो रही होती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एप्टीट्यूड पार्ट। सो एप्टीट्यूड पार्ट में जैसा मैंने आपको बताया कि 3 सेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप 3 सेक्शन को छोड़ के नहीं जा सकते, नंबर सिस्टम, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी। सो नंबर सिस्टम में किस तरह से डिवीजन है, ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आ रहा है बस नंबर सिस्टम इज मेंशन देयर, नो, नंबर सिस्टम में भी सब डिवीजन है। आपको कोई भी चैप्टर लेना है तो उसमें ये देखना है कि किस तरह से और कितने पार्ट में ये चैप्टर डिवाइड है। लाइक नंबर सिस्टम में तो हमारा फर्स्ट एक सपोज करिए 10 क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम डायरेक्टली नंबर सिस्टम, राइट। सो एलसीएम एंड एचसीएफ से 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं, यूनिट डिजिट से एक क्वेश्चन आता है, रिमाइंडर थ्योरम से एक क्वेश्चन आता है, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स आता है, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस आता है, 1-2 क्वेश्चन रिकरिंग नंबर ऑफ जीरोज यहाँ से भी आते हैं। सो आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, जैसे यूनिट डिजिट आपने एक टॉपिक लिया और यूनिट डिजिट आप जितने टाइप के क्वेश्चन यूनिट डिजिट पे बन सकते हैं आपको वो टाइप के सारे क्वेश्चन आने चाहिए। मींस ऐसा नहीं है कि आपने यूनिट डिजिट लिया तो आपने कोई एक सीरीज का एक क्वेश्चन है जैसे 109 into 1 2 3 into 3 1 एंड जस्ट फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज नंबर्स। सो आपने एक काइंड का क्वेश्चन किया, ऐसा नहीं करना है आपको। एंड सेकेंड टाइप यूनिट डिजिट का ऐसा भी आता है कि जैसे कि 1 2 3 का होल टू द पावर 67, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे। सो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि अरुण शर्मा की बुक में भी काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं या किसी भी बुक से कर सकते हैं, या यूट्यूब पे डायरेक्टली आप सर्च करें यूनिट डिजिट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द यूनिट डिजिट, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो माय पॉइंट इज दिस कि आपको सिंगल टाइप से नहीं करना है कि आपने वन टाइम का कर लिया एंड देन अब आपको दूसरे काइंड का अगर यूनिट डिजिट पूछा गया तो आपको नहीं आता, ऐसे नहीं करना है। यूनिट डिजिट फिक्स है कि एवरी टाइम वन क्वेश्चन इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम यूनिट डिजिट फ्रॉम नंबर सिस्टम टॉपिक, तो आपको यूनिट डिजिट आना चाहिए। सेकंड वन इज रिमाइंडर, तो आपका अगर वन यूनिट डिजिट आपका हो जाता है तो आपका वन क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। एंड सेकंड वन इज रिमाइंडर थ्योरम, तो अगेन रिमाइंडर थ्योरम हम पढ़ेंगे तो उसमें जैसे हमारा विल्सन थ्योरम है, फर्मेट थ्योरम है एंड बहुत सारे ऐसे हैं कि उसमें भी अगेन जैसे कि 89 अभी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, 89 into 90 into 100 into 55 into 45 डिवाइड बाय 100, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो इस टाइप का आता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी आता है कि 7 to the power 68 plus 1 डिवाइड बाय 7 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। सो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आने चाहिए, तो 2 क्वेश्चन फिक्स हो गए कि दैट यू कैन सॉल्व फ्रॉम नंबर सिस्टम, राइट। एलसीएम एससीएफ पे ऐसे क्वेश्चन आता है, व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट डिजिट ऑफ 4 डिजिट, व्हाट विल बी द 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर which if this number is going to be divided by 26 27 20 and the remainder are this, तो नंबर क्या होगा। तो आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को आप पहले ये देखिए कि किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट एवरी टाइम रिपीट होता है। क्वेश्चन अगर रिपीट हुआ नहीं हुआ लेकिन कॉन्सेप्ट तो रिपीट होता है क्योंकि कॉन्सेप्ट फिक्स है। सो आप इस तरह से कर सकते हैं। एंड सेकेंड जैसे कि आता है कि बहुत सारा क्वेश्चन स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि हमारा रिसोर्स क्या होना चाहिए। जैसे मैं नंबर सिस्टम पे बात कर रही हूँ तो नंबर सिस्टम के लिए आप अगर आपको ये पता है कि रिमाइंडर पे क्वेश्चन इस बार भी एक आएगा क्योंकि एवरी टाइम आ रहा है, सो आप डायरेक्टली यूट्यूब से भी कर सकते हैं, अरुण शर्मा से भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। एंड सेकेंड हमारा जैसे कुछ बहुत एनसीईआरटी से भी बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर, व्हाट इज द होल नंबर्स, मीन्स उनको ये नहीं पता जीरो इज अ होल नंबर और नॉट, रियल नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर 2 इज अ प्राइम नंबर और नॉट। जैसे एक क्वेश्चन आया हमारा 2p plus c divide by p plus c where p is prime number and c is composite number, so definitely even, definitely odd। तो आपको अगर यही नहीं पता कि प्राइम नंबर किस नंबर से स्टार्ट होता है, कंपोजिट नंबर किस नंबर से स्टार्ट होता है, आप एज्यूम क्या करेंगे। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली 7th क्लास के एनसीईआरटी से है। और आपको ये भी पता होना चाहिए जब आप नंबर सिस्टम करें कि ऑड प्लस ऑड क्या होता है, इवन प्लस इवन क्या होता है, दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज। तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी कहीं से भी पूछ रहा है, अगर आप बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपको एनसीईआरटीज में बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। हाँ, क्वेश्चन फ्रेमिंग बहुत अच्छी होती है कि ऑप्शंस में वो दे रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट, आपको बहुत ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो रिपीट हुए हैं पिछले 3-4 ईयर्स में कि डेफिनेटली इवन एंड कैन बी इवन, तो आपको कैन डेफिनेटली वाले क्वेश्चन आपको आने चाहिए, राइट। एंड एक क्वेश्चन आता है रिकरिंग का, तो रिकरिंग आपको डेसिमल्स आने चाहिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो डिविजिबिलिटी पे, एवरी टाइम डिविजिबिलिटी पे बेस्ड 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं।
अब डिविजिबिलिटी पे वो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल, ऑब्वियसली अभी लास्ट ईयर उन्होंने 13 से डिविजिबिलिटी पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट से आप 3 का पेयर बनाए एंड इवन एंड ऑड को ऐड करके माइनस करके अगर 0 या 13 का मल्टीपल आता है तो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 13। सो आपको बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए एंड उसका एप्लीकेशन भी आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता है एंड आपने अप्लाई नहीं किया तो इट्स नॉट फीजिबल फॉर यू कि आप एग्जाम में जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपसे बन जाएगा। सो नंबर सिस्टम इस तरह से हो गया कि आप अराउंड 10 क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन आप छोड़ भी देंगे तो ऐसा नहीं है, आप इट्स ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, तो आपको नहीं कि आपको सारे क्वेश्चंस करने ही करने, बट आपको नंबर सिस्टम छोड़ के नहीं जाना है। सेकेंड इज पीएनसी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीएनसी मीन्स परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की कुछ चीज़ें आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन 1 आता है बेसिक प्रॉपर्टीज पे, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ आप परम्यूटेशन लगाएंगे, कहाँ आप कॉम्बिनेशन लगाएंगे, बिकॉज एनपीआर फॉर्मूला इज डिफरेंट एंड देन कंपेयर टू एनसीआर, राइट। सो ये डिफरेंस बेसिक आपको पता होना चाहिए। एंड पीएनसी को अगर नंबर सिस्टम के साथ मिक्स कर दे तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे, ये इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको पीवाईक्यू से मिल जाएंगे, जिससे आपको यूपीएससी का टेस्ट समझ में आ जाएगा। सेकेंड, कुछ चीज़ें जो कॉन्सेप्ट बेस हैं जो आपको फिंगर टिप से होना चाहिए, जैसे एक हेक्सागोनल है एक एंड हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर, तो आपको पता होना चाहिए कि हेक्सागोनल है 6 है, तो NC2 - n मीन 6C2 - 6 विल बी द आंसर। सो इस एंड एक क्वेश्चन बहुत आता है कि एक कोई पार्टी है, उसमें बहुत सारे लोग हैं और हाउ मेनी हैंडशेक्स आर पॉसिबल, तो आपको पता होना चाहिए n × n - 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हैंडशेक्स। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, एंड जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे तो विद इन 1 मिनट आप इसके आंसर्स कर सकते हैं। जैसे एक बेसिक प्रॉपर्टीज़ पे जैसे एक क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था कि एक चेस है एंड देयर आर द 2 डायगोनल्स, सो हाउ मेनी कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स आर पॉसिबल इन अ चेक। तो आपको ये तो आपको ये पता होना चाहिए एक चेस में डायगोनल्स पे कितने स्क्वायर्स होते हैं। अगर आपको यही नहीं पता कि हाउ मेनी स्क्वायर्स आर पॉसिबल इन 1 डायगोनल, तो आप नहीं कर पाएंगे। जैसे 8 स्क्वायर्स आर प्रेजेंट इन 1, सो आप 8 हैं तो आपको 6 का बनाना है, तो 1 to 6, 2 to 7 एंड 3 to 6, so 3 ways are possible in 1 direction and 3 ways are possible in another direction, 2 into 3 means 6 ways are possible to get a consecutive squares। so ये क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आपने पहले कभी इनको देखा ही नहीं है, कभी किया ही नहीं है एंड डायरेक्टली आप एग्जाम में जाके आपको लगता है कि यू आर फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड, यू आर फ्रॉम IIT बैकग्राउंड, और यू आर फ्रॉम कि आपने बहुत अच्छे से किया है एंड आपने इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है CSAT के पेपर को, तो आप डायरेक्टली एग्जाम में कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको कुछ टॉपिक्स अच्छे से करने हैं। सो नाउ कम्स ऑन प्रोबेबिलिटी। तो नंबर सिस्टम PNC इज डन। PNC में आपको बेसिक, जैसे मैंने बताया, आपको बेसिक कुछ चीज़ें पता ही होनी चाहिए। लाइक एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आपने एक पार्टी होस्ट करी एंड देयर यू इनवाइटेड अराउंड 20 कैंडिडेट, 20 स्टूडेंट, कुछ भी। सो आप उनको एक टेबल पे सर्कुलर बिठाना चाहते हैं, तो कितने वे से आप बिठा सकते हैं, फैक्टोरियल n-1, है ना। तो इसमें आपको करने में अगर आपने पहले पढ़ा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। सो अब आते हैं प्रोबेबिलिटी टॉपिक पर। सो प्रोबेबिलिटी में भी फिक्स है। अब जैसे आप प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करें तो आप 10th क्लास के NCERT ले लें और वहाँ से प्रोबेबिलिटी सबसे बेस्ट तरीके से दिया है। अब आप बच्चे को चाहिए, स्टूडेंट को चाहिए कि प्रोबेबिलिटी वहाँ से स्टार्ट करें एंड बेसिक चीज़ें आपको जैसे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ अ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एंड तो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कितने टाइप से क्वेश्चन आते हैं और किस पे आते हैं। लाइक आपको ये बेसिक कैटेगराइजेशन पता हो कि देयर आर द 52 कार्ड्स, उसमें फेस कार्ड्स कितने होते हैं, उसमें रेड कार्ड्स कितने हैं, उसमें ब्लैक कार्ड्स कितने हैं। अगर आपको यही नहीं पता तो आप ये नहीं कर पाएंगे टू गेट द 1 किंग फ्रॉम आउट ऑफ द 52 कार्ड्स, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, तो आप उसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे अगर आपको ये नहीं पता। तो एक क्वेश्चन या तो कार्ड्स पे आ जाता है या तो कॉइन पे आ जाता है कि आपने कोई कॉइन है टॉस किया, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट द हेड, है ना। सो एक कॉइन पे ऐसा आ जाता है, एक डाइस पे आ जाता है। एक क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि देयर आर द 1 बास्केट एंड वहाँ पर रेड बॉल्स हैं, ग्रीन बॉल्स हैं, येलो बॉल्स हैं। सो अगर आपको रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आउट ऑफ दीज बॉल्स, या एक अगर आपको कमिटी बनानी है 3 मेंबर्स की, उसमें 2 विमेन है एंड 1 मैन है, तो अगर इसमें वो प्रोबेबिलिटी को PNC के साथ मिक्स कर देंगे। सो इस तरह से आप इन 3 टॉपिक को कवर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आप इसका फ्रैक्शंस देखेंगे तो यू कैन नॉट इग्नोर दीज 3 टॉपिक्स, राइट। एंड रेस्ट जो टॉपिक्स हैं, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस,
एंड मेंसुरेशन एंड जो रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, ये आप किसी भी बुक से, ट्रेडिशनल बुक से कर सकते हैं। RS अग्रवाल ले लीजिए, कैसे भी, और ये आपको आता भी होगा क्योंकि इससे डायरेक्टली 1 क्वेश्चन इज कमिंग, लाइक एवरी टाइम 1 इज कमिंग। सो ऐसा नहीं है कि वहाँ से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं या 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, और मोर देन 5 आ रहे हैं, 5 भी आ रहे हैं। सो ये दीज टॉपिक एक तरफ है और रेस्ट एक तरफ है, तो इक्वली डिवाइडेड है कि आपको ये 3 मिस नहीं करने, राइट। नाउ कम ऑन रीजनिंग सेक्शन। सो रीजनिंग सभी को बहुत इजी लगता है, कुछ बच्चे सिर्फ आरसी और रीजनिंग पे ही ट्रस्ट करके पेपर देने जाते हैं, जबकि अब ऐसा नहीं है, आपको एप्टीट्यूड करना ही पड़ेगा, बिकॉज एप्टीट्यूड के सेक्शन को इंक्रीज किया जा रहा है, तो यू कैन नॉट इग्नोर एप्टीट्यूड सेक्शन, राइट। सो रीजनिंग को आप कैसे करें, एक MK पांडे की बहुत अच्छी बुक है, आप वहाँ से, क्योंकि उसमें डेटा सफिशिएंसी बहुत अच्छा दिया है, डेटा सफिशिएंसी क्योंकि अभी क्वेश्चंस बहुत इंक्रीज हुए हैं, अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस आर डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम डेटा सफिशिएंसी। अब डेटा सफिशिएंसी है क्या, उसमें ब्लड रिलेशन भी दे देते हैं, डायरेक्शन भी दे देते हैं, मतलब अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्चुअल की नॉलेज हो तो आप कर लेंगे, MK पांडे से आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे सिलोलिज्म के 2 क्वेश्चंस आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट है, पजल है, अब क्यूब है, तो अगर आपको क्यूब के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कोई मैथ्स नहीं है, आपको पता ना होना चाहिए कि किस साइड का कितना कलर वाला रहेगा। एक क्वेश्चन एवरी टाइम कैलेंडर से आता है, तो कैलेंडर फिक्स है, मतलब हर टॉपिक से एक क्वेश्चन फिक्स है। आप एक टॉपिक उठाइए एंड उसके बाद उससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस करिए, ना कि सिंगल टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाइए। सो आपका रीजनिंग ये पार्ट डन हो जाएगा। अब एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि आपको कितने क्वेश्चंस करने चाहिए टू क्वालिफाई दिस पेपर। सो आपको एंड अप्रोच क्या रहनी चाहिए अगर आप 2 आवर्स के पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। सो नाउ वी हैव डन विद द एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड आरसी पार्ट। अब आप जब आप इसका ट्रेडिशनल और जो अभी फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड आपको PYQ सारे खत्म करने, लाइक अगर आप सारे नहीं करते तो लास्ट 5 ईयर से कर लीजिए, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन तो एवरी टाइम रिपीट होता है। UPSC बहुत सारे एग्जाम भी कंडक्ट करवाता है, जैसे EPFO हुआ, CDS हुआ, वहाँ से भी वो डायरेक्टली क्वेश्चंस लेते हैं। आप उनके भी, अगर आपको इन टॉपिक्स के नंबर सिस्टम और जो जैसा मैंने बताया PNC और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस की और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत रिलेवेंट क्वेश्चंस है एंड बहुत ज़्यादा हाई चांस होता है कि UPSC वहाँ CDS या किसी अपने ही कंडक्ट करे हुए अदर एग्जाम से डायरेक्टली क्वेश्चन ले सकता है। अब एक होता है कि आपने कंटेंट तो ले लिया, अब आपको हो गया, बट आप डिलीवरी कैसे करें। जब आप 2 आवर्स का पेपर देते हैं तो बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम आता है कि टाइम मैनेज नहीं हुआ, वही क्वेश्चन कर रहे थे तो वही क्वेश्चन करते रह गए, आरसी कर रहे थे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो उसी में 1 आवर निकल गया, किस सेक्शन से स्ट्रॉन्ग करें। सो जब भी आप 2 आवर्स का पेपर अटेम्प्ट करें, आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लें, 35 मिनट, 35 मिनट, एंड जो जितने मिनट्स रेस्ट है, मीन्स 100 मिनट्स वी यूज्ड, एंड जो 20 मिनट्स है आप अभी उसको एज इट इज रख दें, क्योंकि आपको फिलिंग भी करनी होगी और 10 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा भी लेके चलना होगा। सो जो फर्स्ट 30 मिनट्स है, ट्राई टू फ्लिप ऑल द पेपर, ऑल द पेजेस, राइट। आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको आरसी नहीं करना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन छोड़ दें, एंड आप मैथ्स और रीजनिंग देखिए, क्योंकि आपको बिल्कुल डिफरेंस दिख जाएगा, दिस इज आरसी और दिस इज मैथ्स और रीजनिंग, राइट। तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें ये नहीं होगा कि अरे आपने मिक्स कर दिया, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो अलग से ही दिखता है, राइट। तो 30 मिनट्स में आप फर्स्ट पेपर से लेके, फर्स्ट क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक जाइए और वो क्वेश्चंस करिए जो आपके 1 गो में हो जाता है, राइट। जैसे अभी मैंने बताया ना, डायगोनल से या जो भी अगर आपने किया है अच्छे से, तो कुछ क्वेश्चन होते हैं कि विदिन 30 सेकेंड, विदिन 40 सेकेंड, विदिन 50 सेकेंड ईजिली हो जाता है अगर आपको फिंगर टिप्स पे है। सो फर्स्ट 30 मिनट्स में आपको अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस कर लेने चाहिए, क्योंकि 30 मिनट्स आर देयर, 10 मिनट्स आप हटा दीजिए तो 1 मिनट में 1 क्वेश्चन तो आपको करना ही चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी है। सो 15 to 20 क्वेश्चंस यू शुड अटेम्प्ट इन फर्स्ट 30 मिनट्स, एंड सेकेंड 35 मिनट्स में जब आप 30 मिनट्स में पहले राउंड में कर रहे होते हैं, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपसे 1 गो में बन गए, और कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां आप बीच में ही स्टक हो जाएंगे, आपको लगेगा ऑप्शंस के थ्रू करें या कुछ गलत तो नहीं है, या आपको लग रहा है एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, तो उस पर आप अच्छे से बड़ा सेकेंड राउंड लिख दीजिए कि हम उसको सेकेंड राउंड में आएंगे, बट अभी स्टक मत होइए, क्योंकि UPSC 100% 25 to 27 जितने क्वालिफाइंग क्वेश्चन होते हैं वो उतने ज़रूर डालता है पेपर में, जो बहुत ईजी हैं, आप बस उनको सर्च नहीं कर पाते। तो अब आपको एक बार पूरा पेपर गो थ्रू होना ही होना है विदिन 30 मिनट्स। जब आप ऐसा करेंगे एंड इसकी आपने प्रैक्टिस करी होगी 1-2 पेपर में, तो आपको देखेंगे कि आप स्टार्टिंग में हो सकता है आप 7 कर पाएँ, 8 कर पाएँ, एंड लेकिन जब 2-3 पेपर्स के बाद आप विदिन 15 एंड 20 क्वेश्चन कर लेंगे। सो 20 क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट यहाँ से हो जाते हैं, एंड इसमें आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आते थे। देन सेकेंड राउंड में आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जिसमें आपने सेकेंड लिखा है।
सो जो सेकंड लिखा है उसको आप कैसे भी कर सकते हैं, ऑप्शंस के थ्रू क्वेश्चन के थ्रू ऑप्शन, और देखिए आप अराउंड 10 क्वेश्चंस आप वहाँ से निकालिए 35 मिनट्स में, राइट। एंड फिर आप इतने में ही आपका 60 मार्क्स टच होना चाहिए, या अच्छा तो ये होगा कि अगर आप 66 मार्क्स सिर्फ इन्हीं दो पार्ट से अगर आपको ईजिली आपको मिल जा रहा है, क्योंकि आप रिलैक्स हो जाएंगे पेपर में, आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे। वरना एट द लास्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, CSAT पेपर में गए, पहले तो वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उन्होंने पूरा किया एंड उसके बाद वो ढूंढते हैं कि कौन सा क्वेश्चन मुझसे लग जाएगा, और जब आप सर्च करना एग्जाम में स्टार्ट करें तो आप समझिए कि आपको नहीं मिलेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि आप इजी क्वेश्चन को भी ऐसे ही खो देंगे बीच बीच में। एंड कभी कैलकुलेशन, बहुत सिली कैलकुलेशन मिस्टेक कर देंगे। कभी कभी बच्चों से मैंने ऐसा देखा है कि वो नॉर्मल टेबल गलत कर देते हैं, 3 का टेबल क्या उनको आता नहीं है, बट वो उस कैलकुलेशन में नहीं कट रहा होगा तो 3 2 6 की जगह 3 2 9 लिख देते हैं। तो ये सब मिस्टेक आपसे नहीं होगा अगर आपने उसको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट किया है। वन मोर थिंग कि आपको किसी भी क्वेश्चन में स्टक नहीं होना है। अगर आपको लगता है कि ये 2 मिनट से ज़्यादा लग रहा है और अभी मैंने सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है, अभी मैंने कुछ दिन पहले ऐसे क्वेश्चंस करा और मैं निकाल के ही रहूँगा इसका आंसर, तो आपको ऐसा ईगो पे नहीं लेना है। अपनी ईगो साइड रखिए और वो स्किप करिए। वरना बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कर वो दूसरा क्वेश्चन रहे होते हैं, उनका माइंड पुराने क्वेश्चन में चल रहा होता है, बार बार वो पेज पलट के उसी क्वेश्चन में कर रहे होते हैं कि नहीं आया क्यों नहीं। तो आपको ईगो नहीं लानी है अपने बीच में, एंड क्योंकि आपको क्वालिफाई करना है पेपर, राइट। और उसमें क्वालिफाइंग जितने क्वेश्चंस होते हैं वो वहाँ पर हैं। सो सेकेंड राउंड हमारा हो गया 35 मिनट्स का। आप अराउंड 10 क्वेश्चंस यहाँ से निकालिए और फर्स्ट राउंड में अराउंड 18-20 निकालिए। एंड जो हमारा थर्ड राउंड बचता है एट द लास्ट 35 मिनट्स में, आप अपने आप को बोलिए यू आर गोइंग टू कवर ऑल द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। आप सारा कॉम्प्रिहेंशन पार्ट आप ट्राई करिए करने के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, बट अराउंड 17 to 20 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। तो ईजिली आप 40+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे और बहुत आसानी से आप CSAT पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इट्स नॉट अ टू डिफिकल्ट टू क्वालिफाई पेपर। ये सिर्फ आपका टाइम मैनेजमेंट और आपको बीच में ईगो नहीं लानी है। आपके सेम टाइप के क्वेश्चन आपने पहले देखे हों एंड सेम टाइप के आपके क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स को अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो कॉन्सेप्ट्स को ट्विस्ट किया जाता है। कुछ क्वेश्चन ज़रूर ऐसे होते हैं जो बहुत आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहे होते हैं, उनको आप इजीली स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। सो इस तरह से आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। सो देयर आर द सम पॉइंट जहां आपको बहुत थोड़ा सा फोकस करना है कि जैसे जब भी आप CSAT के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो आप लंच के टाइम के बाद ही करें, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है जब बहुत टायर्ड फील करते हैं लंच के बाद, और आपका एग्जैक्ट टाइम भी जो UPSC में जब आप पेपर के लिए जाएंगे तो भी आपका एग्जैक्ट टाइम भी यही होगा। सो ट्राई कि आप जो भी क्वेश्चंस करते हैं, जो भी अपना प्लान बनाते हैं, वो CSAT की टाइमिंग पे ही बनाए, मीन्स आफ्टर लंच। एंड सेकेंड, जैसे अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट अपना ओपन टेस्ट करवाते हैं CSAT का, सो वो उस पर, क्योंकि वो लगभग टूवर्ड्स इंक्लाइन होता है UPSC पैटर्न पर, आप वो दीजिए और अपना देखिए आपका क्या मार्क्स स्कोर हो रहा है। एंड थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट, कि अगर आपका फर्स्ट पेपर कैसा भी गया है, डोंट आप ऐसा मत करिए जो बीच का 2 आवर्स का गैप होता है कि आप तुरंत गूगल करने लगते हैं ये वो। आप एक थोड़ा सा फॉर्मूला शीट वगैरह ले जाइए जहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट लिखे थे, जहाँ पे आपने PNC के छोटे छोटे टॉपिक्स लिखे थे, जहाँ मेंसुरेशन का जैसे एक बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ लिया था कि कन्वर्जन पूछ लिया लीटर को मिलीलीटर में या लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप भूल गए। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आप बना लीजिए, उनको रिवाइज करिए, सो दैट आपका पेपर बहुत अच्छे से ये क्वालिफाई हो जाएगा। थैंक यू। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है IAS ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसीलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए KSG IAS के खान सर को। हमने शायद इनका नाम तो सुना ही होगा। खान सर और KSG IAS की तो इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है KSG। सृष्टि जैन देशमुख सर की ही स्टूडेंट रही हैं, जिन्होंने 2018 में ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल की थी। जोश टॉक्स ने KSG IAS के खान सर से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। आज मुझे बहुत ही खुशी है हम सबके साथ ये शेयर करने की कि वो मान गए हैं। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज्यादा उन नए एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते।
KSGIS का फाउंडेशन कोर्स जो 1,20,000 का है वो जोश फैमिली को अब 50,000 to 70,000 में मिल सकता है। जोश टॉक्स ये जानता है कि अभी भी ये फीस 50,000 और 70,000 हम में से बहुत युवाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा है और इसीलिए जोश टॉक्स हमें और हेल्प करने के लिए 2 चीज़ें कर रहा है। पहली कि ये फीस हम मंथली 4,000 से 5,000 के इंस्टॉलमेंट्स में दे पाए और दूसरी कि अगर हम करंट इंस्टीट्यूट्स की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते या मंथली 4 से 5,000 की इंस्टॉलमेंट्स देना अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम जोश के साथ शेयर कर सकते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं बट कम प्राइजेस में। जोश इन इंस्टीट्यूट्स को अगले कुछ महीनों में कांटेक्ट करेगा और कोशिश करेगा कि ये इंस्टीट्यूट्स भी मान जाएं जोश की फैमिली को एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देने के लिए। तब तक जोश फैमिली मेंबर्स की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज़ ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकलने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने IAS बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक्स एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दे, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।